नमस्कार। ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनियाज़, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर्स और दूसरे कुछ एंग्जायटी डिसऑर्डर्स, जिसमें कि अक्सर हम देखते हैं कि एक क्रोनिक पैटर्न चलता है इलनेस का, मतलब काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट जो है वो इन बीमारियों से सफ़र करता है और उसके सिम्पटम से किसी न किसी स्तर तक जूझता रहता है। अक्सर एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आती है जो कि उनके ट्रीटमेंट को बहुत मुश्किल बना देती है। तो ये देखने में आता है कि पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ में फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल मतलब कि वो अपने रोजमर्रा के डेली रूटीन के काम नहीं कर पा रहा है, अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है, अपने लाइफ के टास्क पूरे नहीं कर पा रहा है। मतलब जैसे स्कूल, कॉलेज और उसके बाद जॉब या उसके बाद मैरिज, बच्चे, ये जो पूरा जो एक लाइफ कोर्स है, ये पूरा कन्वीनियंटली, स्मूथली वो पूरा नहीं कर पा रहा है। वो अटक गया है, शायद बहुत इनिशियल स्टेजेस पर अटक गया है, मतलब जैसे एजुकेशन लेवल पर अटक गया है। मतलब अब उसको लगता है, मान लेते हैं कि जैसे उसको 6 8 10 साल से ओसीडी है, या उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, या बाइपोलर से उसने स्ट्रगल किया है। तो अक्सर जो ये, क्योंकि यंग एज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, इनका ऑनसेट जो होता है वो 15 से 20 25 30 तक ज़्यादा देखने में आता है। तो ये जो यंग, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं किसी की लाइफ के, इसमें वो अपने लाइफ के मेजर गोल्स छोड़ देते हैं। तो वो सब कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। कोई स्कूल एजुकेशन तक स्टक हो गया, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया। कोई अपनी कॉलेज एजुकेशन तक स्टक हो गया, उसके बाद वो कभी जॉब या अपने करियर के लिए आगे कभी सोच ही नहीं पाया, या वो सोच रहे हैं तो बस सोच ही रहे हैं, वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, या लेते भी हैं तो दो दो एक एक महीने की जॉब के बाद, बिजनेस के बाद, घर वालों ने बिजनेस में लगा दिया, घर वालों ने कहीं जॉब लगा दी, कहीं खुद ही अपनी मर्जी से इंटरव्यू देकर चले जाते हैं और वहां पर जॉब कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, बट फिर छोड़ देते हैं। एक कंसिस्टेंट पैटर्न देखने में आता है कि बीमारी के साथ साथ इनके लाइफ के जो दूसरे एरियाज हैं, फंक्शनिंग वाले एरियाज, जहां पे उनको नॉर्मल फंक्शनिंग एक्सपेक्टेड है कि होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। यही वजह है कि इनको, इनकी प्रॉब्लम के साथ साथ, सिम्टम्स के साथ साथ, इनको डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाता है। डिसऑर्डर का मतलब यह है जहां पर हमारी डेली रेगुलर लाइफ डिसफंक्शनल हो जाए, तभी हम कहेंगे ये डिसऑर्डर है। नहीं तो छोटा मोटा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो हम सभी झेल रहे हैं, सभी कहीं ना किसी लेवल पर उससे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये जो लाइफ के जो स्टेजेस आगे नहीं बढ़ पाते, अटक गए, या अपनी लाइफ में किसी फंक्शनिंग को, किसी एरिया को हम बेटर नहीं कर पा रहे हैं, तो अक्सर इसकी वजह से भी एक बहुत एडिड स्ट्रेस पेशेंट की लाइफ में आ जाता है। मतलब कि पेशेंट की जो अपनी लाइफ कंडीशन है वो और भी वर्स हो जाती है, या और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि वो अपनी फंक्शनिंग को, अपने रेगुलर लाइफ के टास्क को पूरा नहीं कर पा रहा है। हालांकि ये बात क्लियर है, पेशेंट भी इस चीज़ का रैशनल देता है कि जब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी, मान लो पढ़ाई पूरी कर लूंगी या कर लूंगा जब मेरा थोड़ा सा सिम्टम ठीक हो जाएगा, जब मैं ठीक से ट्रीटमेंट ले लूंगी या ले लूंगा। तो अक्सर पेशेंट जो है वो एक सही ट्रीटमेंट के लिए या खुद ही अपने को ही ट्रीट कर रहा होता है कई बार। तो वो सोचता है कि एक बार ट्रीट हो जाएगा, सब कुछ सब बढ़िया हो जाएगा, बेटर लाइफ हो जाएगी, उसके बाद मैं रिकवर कर लूंगी अपनी लाइफ में या कर लूंगा। तो वो इस वजह से कई बार या तो ट्रीटमेंट नहीं लेते या ट्रीटमेंट ही ले रहे होते हैं और अपनी लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, अपने बाकी की लाइफ के फंक्शनिंग को। या इसमें एक दूसरा पहलू भी देखने में आता है कि वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व होने की कोशिश तो करते हैं, पर वो ज्यादा देर तक उसमें टिक नहीं पाते, ज्यादा देर तक उसे सस्टेन नहीं कर पाते। तो ये दो पहलू देखने में आते हैं, या तो ट्रीटमेंट की वजह से डिले कर देना कि भाई ट्रीटमेंट लेंगे तब लाइफ में रेगुलर होंगे, या फिर कर तो रहे हैं लाइफ को कंटिन्यू, लाइफ के हर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर थोड़े टाइम बाद ही उसको गिव अप कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स तो इस बात को लेकर अवेयर होते हैं, उनमें इंसाइट होती है कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कर नहीं पा रही या कर नहीं पा रहा। कुछ होते हैं जिनमें अपने बिलीव्स, अपना सेल्फ इमेज, अपना खुद को लेकर देखने का ढंग ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं सब कुछ कर जाऊंगा, सब कुछ कर जाऊंगी, बस मुझे ये चीज चाहिए पहले लाइफ में, पहले ये हो जाए फिर उसके बाद दूसरा चीज करेंगे। कोई उनका अपना माइंड में अपना एक तरीका होता है देखने का, कैलकुलेशंस चलता है और उस हिसाब से वो सोच रहे होते हैं। बट ओवरऑल अगर उनके लाइफ की पीछे के कोर्स को देखा जाए, पिक्चर को देखा जाए, तो हर चीज डिले होती जा रही है, या कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। तो रीजंस कई सारे देखने में आएंगे, पिक्चर्स कई सारी देखने में आएंगी। पिक्चर मतलब क्लिनिकल पिक्चर देखने में आएंगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर पेशेंट की अलग अलग होती है। बट ये चीज बहुत कंसिस्टेंट होती है कि वो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ फंक्शनल नहीं है। या तो सिम्टम से जूझ रहे हैं इस वजह से, या फिर वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एक शेप देना चाहते हैं इस वजह से। अब ऐसे में क्या दिक्कत आती है, यहां एक स्ट्रेस का एक कॉन्सेप्ट या एक स्ट्रेस का एक आइडिया समझने की जरूरत है
कि एक तरफ तो सिम्टम्स जो है वो अपने में बहुत डिस्ट्रेस देते हैं, मतलब बायोलॉजिकली पेशेंट का जो माइंड है वो चेंज हो जाता है, बाइपोलर होगा, मूड ट्रिगर हो जाएंगे एपिसोड्स, या उसको स्किज़ोफ्रेनिया है तो पैरानॉइड थिंकिंग ट्रिगर हो सकती है, तो काफी दिन, काफी हफ्ते, महीने उसके उस सिम्टम से जूझने में निकल जाएंगे। तो पेशेंट के दिमाग में, शरीर में बहुत सारा स्ट्रेस भर जाएगा। तो ये तो एक ऐसा टाइम है जहां हम कहते हैं कि ये व्यक्ति एपिसोड में है, मतलब अभी बीमार है, तो अभी इसको कुछ नहीं करने की जरूरत, अभी घर पे रहे, अपना केयर टेकर्स की निगरानी में रहे, सर्वेलेंस में रहे, और इसको ध्यान दिया जाए कि ये कहीं अकेला ना जाए, और इसका सारा सुपरविजन के लिए कोई ना कोई अवेलेबल हो। ये तो एक थोड़ा सा कुछ हफ्ते से महीने का फेज हो सकता है। किसी किसी पेशेंट को रिहैबिलिटेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो वो किसी इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, किसी हॉस्पिटल में कहीं पर वो एडमिटेड है, ये भी हो सकता है, तो वो सुपरवाइज्ड केयर में है। इसके अलावा रेमिशन फेज में जब पेशेंट के ऑलमोस्ट सिम्टम्स जा चुके हैं, या रेजिडुअल फेज जहां पे थोड़े बहुत सिम्टम्स उसके बचे हुए हैं और कहीं ना कहीं सब क्लिनिकल लेवल पर वो ये सिम्टम्स से जूझ रहा है, उसमें भी उसको स्ट्रेस आता है डील करने में इन सिम्टम्स के साथ कि उसको जूझना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो ये लॉजिक या ये रैशनल समझ में आता है कि सिम्टम्स पहले चले जाएं, सिम्टम्स का स्ट्रेस चला जाए, या सिम्टम्स के स्ट्रेस से डील करना आ जाए, तो हम बाकी सारे काम कर सकते हैं। पर साथ ही साथ यह भी देखने में आता है कि उस पर्सन ने क्योंकि सालों से या तो ट्रीटमेंट को डिले किया, या उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, या उसमें अवेयरनेस इंसाइट नहीं थी, फैमिली मेंबर्स को भी पता नहीं था, या जैसे अक्सर होता है कि दवाइयां ही ले रहे हैं तो सालों से दवाइयां ही ले रहे थे, जिस वजह से कभी लाइफ के फंक्शनिंग पर इतना फोकस नहीं किया कि हम भी उसको कर सकते हैं, हम अपने मोटिवेशन से, अपने मन से भी उसको कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स भी यही सोचते रहते हैं कि भाई दवाई ठीक कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, लंबे समय से जब उस पर्सन ने अपने लाइफ के कई सारे स्ट्रेसेस को डील नहीं किया होता, लाइफ के चैलेंजेस को डील नहीं किया होता, तो ओवरऑल उसकी जो कैपेसिटी है स्ट्रेसेस से डील करने की, वो भी बहुत कम हो जाती है। तो एक तरफ तो सिम्टम के साथ जूझना, सिम्टम्स के साथ स्ट्रगल करना, उसमें कैपेसिटी फील नहीं होती। दूसरी तरफ लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग टास्क, अलग अलग गोल्स को पूरा करने में भी उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। या तो वो लंबे समय से कुछ ना करने की वजह से कम हुई है, या वो पहले से ही कम थी, धीरे 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 बस वो ज्यादा दिखाई देने लगी। ये भी एक तरीका होता है मेंटल इलनेस के बारे में सोचने का, कि जिस व्यक्ति में अपनी स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी कम होती है, उसको अक्सर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के। तो डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स अक्सर इस वजह से आते हैं क्योंकि उस पर्सन की अपनी कोपिंग स्किल्स बहुत वीक थी, वो अपने लाइफ के इश्यूज से डील नहीं कर पाता था, तो धीरे 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 वो डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ चला गया, मतलब कि उसको वो डेवलप हो गया। तो हमारे जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी होती है, चैलेंजेस को टेकअप करने की जो एक टेंडेंसी होती है, वो बहुत बड़ा एक डिटरमाइनिंग फैक्टर भी है मेंटल इलनेस के डेवलप होने में, और उसके लंबे टाइम तक उसकी डिसफंक्शन का भी कारण रहता है, जिस वजह से व्यक्ति अपने रियल लाइफ चैलेंजेस को ले नहीं पाता। तो ऐसे में ये दोनों चीजें एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करती हैं, बाय डायरेक्शनल हो जाती हैं। सिम्टम्स की वजह से लाइफ का डिस्ट्रेस आएगा, चैलेंजेस टेकअप नहीं कर पाएंगे, और चैलेंजेस नहीं ले पा रहे, लाइफ को आगे बढ़ा नहीं पा रहे, लाइफ के अंदर गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, तो उससे सिम्टम्स भी बढ़ जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं, और पेशेंट का या तो कहीं कि कंफर्ट जोन बन जाता है, या फिर एक स्ट्रेस जोन बन जाता है, और वो उसी में रहना चाहता है क्योंकि उससे बाहर निकलने में उसे स्ट्रेस हो रहा है। सो कई बार सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हमें एक पर्सन की स्ट्रेस कैपेसिटीज और उसकी कोपिंग स्किल्स को देखना बहुत जरूरी है। उसके साइकोलॉजिकली उसके अंदर क्या इतनी क्षमता है कि वो अपने डेली लाइफ के चैलेंजेस से डील करे, और सिम्टम से हटके, बीमारी के लक्षणों से हटके उसके अपने रेगुलर लाइफ को डील करना सिखाना पड़ता है। वो भी बहुत जरूरी होता है, जिससे कि काफी हद तक कमी आती है उसके सिम्टम्स में, या जैसा कि नॉर्मली कहा जाता है कि भाई अपने को डिस्ट्रैक्ट कर लो, अपने को सिम्टम से डिस्ट्रैक्ट कर लो, ज्यादा सोचोगे तो दिमाग में यही ख्याल आएंगे, सिम्टम्स बढ़ेंगे, जो कि एक फैक्ट है। तो उसमें क्या है कि जब वो रेगुलर लाइफ में फंक्शनल होगा तो वो अपने को डिस्ट्रैक्ट इजीली कर पाएगा, यानी कि उसके पास अपने को कैरी करने के लिए, अपने को कहीं और ध्यान लगाने के लिए उसके पास हमेशा कुछ होगा। तो जरूरी है अपने लाइफ के कई रेगुलर टास्क को पूरा करने की, अपने लाइफ चैलेंजेस को टेकअप करने की जरूरत है, ताकि पेशेंट जो है वो इतना सेल्फ सफिशिएंट, इतना कैपेबल हो सके कि वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके, मैनेज कर सके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीवियरिटी लेवल ऑफ हिज और हर इलनेस। इलनेस है, उसकी सीवियरिटी कम ज्यादा हो सकती है, बावजूद इसके वो अपनी लाइफ को रेगुलर चला सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो या तो कभी मेडिकल ट्रीटमेंट लेते नहीं, वो किसी ना किसी लेवल पर, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पर अपने ये डिसऑर्डर्स एक्सपीरियंस करके
फ्रेंड्स, फैमिली और काउंसलिंग के 1-2 सेशन से रिकवर हो जाते हैं, तो वो अपने को मैनेज कर पाते हैं, बावजूद इसके कि थोड़े बहुत सिम्पटम्स उनके अंदर मौजूद हैं। या वो लोग जो ट्रीटमेंट से रिकवर कर रहे होते हैं, मतलब जैसे बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, जब ये काफ़ी हद तक इनके सिम्पटम्स सेटल हो जाते हैं, तो उसके बाद वो अपने उन सिम्टम्स के रहते हुए भी, भले ही वो थोड़े लेवल पर ही रहे, रहते हुए भी अपनी रेगुलर लाइफ को कैरी कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन लोगों को देख के साफ पता चलता है कि भाई सिम्टम्स के बावजूद लाइफ को चला पाना मुश्किल नहीं है कई लोगों के लिए, या जिसके लिए मुश्किल हो रहा है तो वो अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव करे, और कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए उसको थोड़े टाइम के लिए एक गोल ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड वर्क करना जरूरी है खुद पर, जहां वो ध्यान दे कि मैं सिर्फ बीमारी को ट्रीट करूं ऐसा जरूरी नहीं है, मैं अपने अंदर की स्ट्रेस कैपेसिटी को भी बढ़ाऊं, टॉलरेंस कैपेसिटी को। अगर मैं लाइफ को डील कर सकता हूं तो मैं अपने सिम्टम्स को भी डील कर सकता हूं। तो यहां हमें पेशेंट की हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि क्या इसकी लाइफ की फंक्शनिंग बीमारी के ऑनसेट से पहले भी डिफिकल्ट थी, डिस्टर्ब थी, तब तो चांस ज्यादा है कि उसको पहले लाइफ स्किल्स सिखाने पड़ेंगे, या बीमारी के आने के बाद उसकी लाइफ डिस्टर्ब हुई, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई और उसके अंदर वो स्ट्रेस कैपेसिटी जो है उसको टॉलरेट करने की वो कम हो गई, उस केस में भी हम टारगेट करेंगे, बट वहां उस पर्सन के लिए ज्यादा आसान हो सकता है अपनी इस स्ट्रेसेस से डील करना, और उसको जल्दी पकड़ लेगा वो ये चीज कि हाँ मुझे ये चीजें अपनी लाइफ में भी करनी चाहिए ताकि मैं सिम्टम्स के साथ अच्छे से कोप कर सकूं, डील कर सकूं। तो अलग अलग पेशेंट्स की अलग अलग पिक्चर रहती है उनकी। जब हम साइकोलॉजिकल थेरेपी में जब हम उनसे बात करते हैं तो पास्ट हिस्ट्री को जब एसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो देखते हैं कि एक पैटर्न चला हुआ आ रहा है, और उस पैटर्न के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ज्यादा जरूरी क्या है पेशेंट के लिए। सिम्टम्स से ही पहले डील किया जाए वही इंपॉर्टेंट है, या सिम्टम्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, थोड़ा बहुत जो कोपिंग है, ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसको लाइफ में फंक्शनल बनाना पहले ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे पेशेंट जो है उसका मूड भी अच्छा होगा, उसके मोटिवेशन लेवल इंप्रूव होंगे, वो थोड़ा सोशल होगा, फंक्शनल होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सेल्फ इमेज उसकी चेंज होगी, धीरे 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 उसका सिम्टम पर भी कंट्रोल ज्यादा डेवलप होगा, धीरे 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 वो सिम्टम से डील करने में भी ज्यादा सफिशियंट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। लंबे समय से अगर अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं है, इट्स बेटर कि अपने को थोड़ा फंक्शनल बनाया जाए। दो टाइप के स्ट्रेसेस हैं, सिम्टम का स्ट्रेस, अपने लाइफ के टास्क और चैलेंजेस का स्ट्रेस। एक स्ट्रेस लेना पड़ेगा, अगर सिम्टम को दूर करने में मुश्किल हो रही है तो लाइफ के छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करके, लाइफ के छोटे मोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर आप अपना स्ट्रेस ज्यादा इजीली हटा सकते हो। तो या तो बड़ा स्ट्रेस डील करो या छोटा स्ट्रेस डील करो, तो छोटा स्ट्रेस डील करना ज्यादा आसान है, वहीं से शुरुआत कर दी जाए तो रिकवरी जो है वो और बेटर हो सकती है, जल्दी पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ में फंक्शनल हो सकता है, सिम्टम्स रिकवरी कर सकता है। धन्यवाद।